NiCO4, NiCl4, 2 negative is paramagnetic, right? And NiCO4, ये क्या दिया हुआ है? डायमैग्नेटिक। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पहले पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात पता होनी चाहिए। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं? पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड, चलो डाया से समझते हैं। डाया का मतलब दो, दो का मतलब पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में प्रेजेंट होंगे उसे हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। और पैरामैग्नेटिक इसका रिवर्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें एक्सप्लेन करना है ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, बल्कि इन दोनों की जो शेप्स है वो सेम है, दोनों ही टेट्राहेड्रल बनाते हैं। मीन्स टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? एक ऊपर 3 नीचे, दोनों की शेप्स सेम है लेकिन मैग्नेटिक कैरेक्टर डिफरेंट है। रीजन इज, देखो NiCl4 2 नेगेटिव, VBT के स्टेप्स परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसका नहीं पता मान लो X, एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। कितने क्लोरीन्स हैं? 4, तो इंटू 4। ओवरऑल चार्ज कितना है? -2, तो इज इक्वल टू -2। X की वैल्यू कितनी आई? +2। निकल एटॉमिक नंबर 28। अब हम यहाँ पर निकल नहीं ले रहे, निकल 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन 18 3d8 4s2 -2 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी हमारी? आर्गन 18 3d8। क्लियर है इतनी चीज? अब d ऑर्बिटल बनाएंगे अपना 1 2 3 4 5। अभी सिर्फ d की बात करती हूँ मैं, s और p पे बाद में बात करेंगे। और यहाँ s और p की हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें हाइब्रिडाइजेशन का बता दिया है, या शेप का बता दिया है कि वही शेप आएगी। अब हम सिर्फ d ऑर्बिटल की बात करेंगे। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है ये चीज? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। Cl क्या है? वीक लिगेंड। Cl क्या है हमारा? क्या वीक लिगेंड पेयरिंग कराता है? देयर विल बी नो पेयरिंग, तो पेयरिंग नहीं होगी, ये अनपेयर्ड पड़े रहेंगे, तो करेक्टर क्या शो करेंगे? पैरामैग्नेटिक। वहां पर बात करते हैं अब। ये है NiCO4, NiCO4, ठीक। X, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको मान लो X। CO पर कितना चार्ज होता है? 0। CO इज अ न्यूट्रल लिगेंड, कार्बोनिल ग्रुप इज अ न्यूट्रल लिगेंड। प्लस 0 इक्वल टू, सॉरी 0, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 0। मीन्स निकल पर कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? निकल आर्गन 18 3d8 4s2। क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 3d8 4s2, राइट? बनाएंगे d ऑर्बिटल। वन 2 3 4 5 6 7 8, और ये आ गया हमारा 4s2। कौन सा लिगेंड है? CO वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैंने आपको 3 या 4 ही लिगेंड बताए हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट?
लॉजिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, अब पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने से तो अच्छा है कि हम 4 याद कर लें। आप लोगों को बताया गया CO, CN एंड एनेस्ट्रिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वो क्या कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं। तो वो पेयरिंग करा देंगे, उठा के इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डालेंगे, राइट। उनका क्या काम होता है? पेयरिंग करा के इकट्ठे कर देना इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल्स को खाली कर देना। ठीक, तो पेयरिंग कराएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और ये 9 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 10। कैसे हैं सारे? पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब डायमीटर। क्लियर है चीज? आ गई बात समझ में? अब चलो टेट्राहेड्रल कैसे है? आप लोगों को कल VBT समझना था ना, वो यहीं पर कवर कर लेते हैं टेट्राहेड्रल भी। इसे रब कर दूं? ठीक, ये है हमारा 3D। 3D के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 4s देन 4p। 4s बनाएंगे इधर, फिर बनाएंगे 4p, राइट। कितने क्लोरीन है? 4। तो कितने ऑर्बिटल्स कवर होंगे? 4 ऑर्बिटल्स कवर होंगे। 1 2 3 एंड 4, क्योंकि एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा हमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन सभी क्लोरीन्स के आ गए चारों में। तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। अब वहां पर भी क्या हो चुकी है? पेयरिंग हो चुकी है सबकी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ऐसा आएगा। ये 3D हो गया, ये 4s और ये 4p। तो जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस में आएंगे? 4s और 4p में। ओ सॉरी, CO है ना वहां पर, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे? 4s और 4p में आएंगे। ये आगे 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO। हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर भी? sp3। तो इस केस में दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है? sp3। इसीलिए दोनों की शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है ये चीज सभी को? VBT के स्टेप्स यही होते हैं। इवन CFT में भी आपको अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कंसेप्ट देखना है तो ये स्टेप्स यहाँ तक परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद हम d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी दिखाते हैं। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी d तक, तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिटल तक तो बनाना पड़ेगा। फिर जाके आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के हिसाब से स्प्लिटिंग दिखा देनी है। अगर कलर्ड कंपाउंड का क्वेश्चन है, राइट, किसका क्वेश्चन आया? मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया स्कैंडियम एंड टाइटेनियम वाला, कि एक कलरलेस क्यों होता है, कलर्ड क्यों होता है? क्योंकि एक में हो जाती है DD ट्रांजिशन, एक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो वहां ना ट्रांजिशन होगी ना कलर शो करेगा। क्लियर है ये चीज सभी को? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेनली। इस तरह के आएंगे, कलर्ड कंपाउंड या कलरलेस का पूछा जाएगा। थर्ड टाइप आती है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर तो पक्का मान के चलो कि 1 से 2 नंबर में आएगा ही आएगा। वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें तो आएगा ही आएगा। और ये जैसे अब आपका नया पोर्शन ऐड हुआ है ना, पैराग्राफ देखो, और उसमें वो सब लास्ट में कराऊंगी मैं पेपर के आसपास, सभी चैप्टर्स का इकट्ठा। उसके अंदर स्पेशल ये वाला आ सकता है आपका, क्योंकि पैराग्राफ में वो यही सब देगा कि भाई ये कलर्ड है, ये इस कलर का है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन को मतलब मैक्सिमम मान के चलो, पैराग्राफ वाला अगर क्वेश्चन आया तो कोऑर्डिनेशन का बन सकता है। ठीक, क्योंकि वो पैराग्राफ वो नहीं होते जो हम इंग्लिश हिंदी में करते हैं कि भाई पैराग्राफ लिखा है, उसके क्वेश्चन लिखे हैं, पैराग्राफ में से ही हमें आंसर्स मिलेंगे। हमें अपना पूरा चैप्टर का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर आ गया? कोई टॉपिक इसमें समझना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, IUPAC रिपीट कराना हो, VBT रिपीट करानी हो, CFT समझनी हो तो पूछ सकता है। कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन मेटल की अगर हम डेफिनेशन बोले तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन होती है जिनके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन, पार्शियल मींस आधे अधूरे भरे हुए d ऑर्बिटल। जिंक, जिंक उसमें जो कॉपर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s का है, दिखाती। जिंक एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d10 4s2।
पूरा भरा हुआ है। अब हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर में देखो क्या है, एटॉमिक नंबर 29। अगर मैं अकॉर्डिंग टू सीरीज चलूं, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ये बनती है, आर्गन 18 3d9 4s2, वैसे कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है। लेकिन स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। खुद का तो नहीं था वो डी का, किससे लिया उसने, एस से लिया, इसलिए वो आ जाता है इन कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, वो एक्सेप्शन है वैसे भी, और एक्सेप्शन जहाँ होते हैं वहाँ चीजें अलग ही होती है, और एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। कॉपर एंड क्रोमियम आर द एक्सेप्शंस ऑफ 21 to 30 या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है ये चीज? और कोई टॉपिक कोऑर्डिनेशन में? नहीं, जिंक का शायद अब तक हमने कोई भी एलिमेंट नहीं किया है। ठीक है, और ये जो बाकी बातें डी एंड एफ करेंगे जब, तब समझ लेंगे। डी एंड एफ नहीं करा रही मैं, आज ऑर्गेनिक शुरू करा रही हूँ आप लोगों को। अगर किसी और को कोई कोऑर्डिनेशन का टॉपिक समझ में बोलोगे तो तभी तो पता चलेगा मुझे। तो उसमें शायद मेरी कोई गलती नहीं है। चलो ऑर्गेनिक शुरू करते हैं। अब ऑर्गेनिक, हम अगर हमें किसी को जानना है तो सबसे पहले जान पहचान कहाँ से शुरू होती है, नाम पूछ के। अब मुझे आप लोगों को अगर जानना है तो मैं आपका नाम पूछूंगी, आप मेरा नाम पूछोगे। तो ऑर्गेनिक को भी हमें शुरू करना है तो किससे शुरू करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर से, क्योंकि अगर हमें इनके नाम ही नहीं पता होंगे, वही कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो हमें कुछ नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, जिसको आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता मैं समझा रही हूँ, अच्छे से कर लेना। बस इसमें एक कंडीशन है, जो कराया जाएगा वो हर रोज का हर रोज करना है। अगर आप एक दिन भी पेंडिंग छोड़ोगे तो समझो ऑर्गेनिक गई, क्योंकि ऑर्गेनिक टफ नहीं होती, उसे टफ बना देते हैं हम छोड़ छोड़ के। तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। एक टेबल बनवाऊंगी, जिस सीरीज में मैं उस टेबल को बनाऊंगी आपको भी उस सीरीज में ही बनानी है, और उस सीरीज में ही याद करनी है। राइट, तो हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। 11th में किया हुआ है वैसे तो, IUPAC आता है वैसे अगर मैं पूछूं थोड़ा बहुत। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड चेन। अब ये साइड चेन होता क्या है, जब हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तब समझ आ जाएगा कि साइड चेन क्या होती है। पता है किसी को साइड चेन क्या होती है? चलो, हाँ, मेन चेन से अलग या जिसके ऊपर नंबरिंग नहीं आती वो साइड चेन गिना जाता है। ठीक है, जैसे अगर साइड चेन में हो फ्लोरीन तो क्या लिखेंगे हम इसको, फ्लोरो। Cl हो तो, I हो तो आयोडो, Br हो तो ब्रोमो। ये चीजें आप लोगों को पता ही है। इन सब में ये सारे हेलोजेंस है हमारे, पीछे ओ की साउंड आ जाती है बस जब ये क्या ऐड करते हैं, साइड चेन। फिर NO2, राइट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रो। ये पढ़ के आते हो आप। ठीक, इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो CH3, इसको क्या बोलते हैं हम अगर ये साइड चेन की तरह करता है, मिथाइल। एक कार्बन के लिए मिथ, और ये साइड चेन की तरह करेगा तो पीछे लगा लो आयल। ठीक, इसकी कई बार लिखा होता है CH3 की जगह, कई बार आपको Me भी लिखा मिलेगा इसकी जगह, तो इसका मतलब भी क्या लगा है कि CH3 ग्रुप लगा है वहां पर। ठीक, इसी तरह C2H5 क्या होगा, दो कार्बन के लिए इथ, और साइड चेन की तरह कर रहा है तो आइन। और जैसे हम इसको Me से लिख लेते हैं, कई बार ये हमें बहुत जगह ET से भी लिखा मिलता है। किससे लिखा मिलता है, ET से। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें CH2 CH2 CH3, कितनी कार्बन है, 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रो आइल।
अच्छा, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, यहाँ पर भी क्या आएगा? प्रोपाइल। लेकिन ये दोनों सेम तो नहीं है शायद, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन के लिए लगा देंगे हम एन, एन प्रोपाइल। और ये स्ट्रेट चेन नहीं है, जब इस तरह से एक हाइड्रोजन ऐसे लगाओ तो हम इसको यूज करते हैं आइसो, तो ये नाम हो जाएगा इसका आइसो प्रोपाइल। है तीनों कार्बन दोनों में, इसमें भी इसमें भी, इसके लिए भी प्रोपाइल, इसके लिए भी प्रोपाइल, लेकिन चेन में डिफरेंस है, ये स्ट्रेट चेन है तो एन प्रोपाइल, इसमें मिडिल कार्बन से जुड़ा होगा ग्रुप, तो आइसो प्रोपाइल। क्लियर है ये चीज? इसी तरह अगर हम बनाए, ये साइड चेन ही लिख रही हूं मैं इधर, आप कोशिश करना पेज पे इस तरह ही लिखो, 5 कॉलम्स बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट CH3, 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 इसका क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, साइड चेन है तो आइल। कौन सी कार्बन है ये एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे टर्शरी कार्बन। जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी। इस कार्बन की बात करूं, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से सेकेंडरी। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से, तो टर्शरी। ये हो गया इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है। इसके बाद अगर लिखा हो OCH3, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? OCH3 के लिए, हाँ जी, मिथॉक्सी। एक कार्बन के लिए मिथ और ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सी। CH3 को हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दी थी Me की, तो इसको कई बार OMe भी आप देखोगे, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें OC2H5 की, इसका क्या नाम होगा? इथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए इथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्स, इथॉक्सी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं OET। क्लियर है सभी को? राइट। अब इसके बाद जो सेकेंड कॉलम आपको बनाना है वो है साइक्लो, उसको हम लिखेंगे साइक्लो, राइट। साइक्लो का मतलब, अगर आपको कंपाउंड में कुछ इस तरह की रिंग्स बनाई मिले, इस तरह की रिंग्स बनी मिले, तो इन सब के लिए वर्ड यूज करना है आपको साइक्लो। इन सब के लिए क्या वर्ड यूज करना है? साइक्लो, राइट। अगर इस तरह की आपको रिंग्स बनी मिलेंगी तो इनके लिए वर्ड यूज करना है आप लोगों को साइक्लो। थर्ड है हमारा कॉलम कार्बन चेन का। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? क्या? एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, क्या 9, 10 के लिए, 11 के लिए अनडेक। अन से यूनि, जैसे इन सब यूनिडेंटेट भी पढ़ा था, अभी एक बॉन्ड बनाना था, तो अन के लिए एक, तो यहाँ आ जाएगा अनडेक, और 12 के लिए 2 डेक। क्लियर है ये चीज? तो ये यूज करना है आपको कार्बन चेन के लिए, राइट। इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड की, इसके बाद आएगी बात बॉन्ड की। बॉन्ड कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम? सिंगल बॉन्ड के लिए ए, डबल के लिए ई, ट्रिपल के लिए आई, राइट। अब मैं साइड चेन वाला हटा रही हूँ, बॉन्ड के तुरंत बाद नेक्स्ट कॉलम बनाना है। बॉन्ड के
जस्ट बाद आपको ये लास्ट कॉलम बनाना है, ये कॉलम है आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को पता ही होगी, थोड़े बहुत तो सभी को पता होते हैं, 10th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, राइट। अगर हमारे पास वो OH, OH के लिए क्या यूज होता है? ओल। अल्कोहल तो इसका ग्रुप है, इसके लिए यूज होगा ओल। जैसे CHO है, इसके लिए अल, AL, इसके लिए क्या यूज होगा? अल। जैसे है COOH, इसके लिए क्या यूज होगा? ओइक एसिड। क्या यूज होगा? ओइक एसिड। जैसे है NH2, इसके लिए अमाइन, इसके लिए अमाइन। CONH2 के लिए क्या यूज होता है? NH2, इसमें भी अमाइन ग्रुप आ रहा है, इसका नाम होता है अमाइड, इसका नाम होता है अमाइड। हर रोज याद रखना ये, क्योंकि जो आप लोग नाम ले रहे हो जैसे कार्बोक्सीअमाइड, ये नाम होते हैं लेकिन ये रूल्स के साथ होते हैं। तो एक ही चीज के दो नाम होंगे तो देख लो कितनी कंफ्यूजन होगी। तो इसके लिए जो जिस दिन कराया जाएगा उसी दिन जाके अच्छे से रट लेना, क्योंकि अगले दिन क्या पता सेम ही ग्रुप का नया नाम याद करना पड़ जाए। अगर पहले वाला ही याद नहीं होगा तो दूसरे वाले का सोचना भी मत कि वो याद हो जाएगा, इवन वो मिक्स हो जाएंगे और आईयूपीएसी खत्म। आईयूपीएसी नहीं आया जिसे, उसे ऑर्गेनिक नहीं आएगी, क्योंकि नाम नहीं पता होगा तो स्ट्रक्चर कहाँ से बना लेंगे। क्लियर है चीज? CONH2 एमाइड ग्रुप, राइट। CO कीटोन ग्रुप होता है, इसके लिए यूज करते हैं ओन। क्या यूज करते हैं? ओन। COO, OH, COO के लिए क्या यूज करेंगे? OH। सुना होगा ना बेंजोएट, ये सब कुछ। CN का क्या नाम होता है? साइनाइड। वैसे होता है, यहाँ पर हम यूज करेंगे नाइट्राइल। क्या यूज करेंगे? नाइट्राइल, CN नाइट्राइल। नेक्स्ट है हमारा COCl, इसका क्या नाम होता है? ठीक बोल रहे हो शायद, बोलो जो भी पता है। ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। SH का क्या नाम होता है? अच्छा, सल्फर को ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक में सल्फर का क्या नाम होता है? थायो। ऑर्गेनिक में सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होता है। जैसे यूरिया सुना होगा, थायो यूरिया सुना होगा। थायो यूरिया और यूरिया में क्या फर्क होता है कि उसके फॉर्मूले में सल्फर ऐड हो जाता है, तो इसलिए थायो वर्ड यूज होता है। जैसे OH का नाम ओल है, इसमें सल्फर आ गया, इसका नाम हो जाएगा थायोल। क्या नाम हो जाएगा इसका? थायोल। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद करने हैं। क्लियर है इतनी बात? एज सच आपको सारी साइड चेन याद होनी चाहिए। उसके बाद याद करना है साइक्लो, उसके बाद कार्बन चेन, फिर क्या आएगा? बॉन्ड, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। जो ये हमने टेबल बनाई है इसी के अकॉर्डिंग हम नाम भी लिखेंगे। मतलब अगर मैं कहूं, लिखे अगर हम रूल फॉर नेमिंग, नाम लिखते हुए सबसे पहले क्या आना चाहिए? साइड चेन। सबसे पहले हम साइड चेन लिखेंगे हमेशा नाम लिखते हुए। उसके बाद हमने टेबल में क्या लिखा? साइक्लो। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे साइड चेन के बाद साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या लिखा था हमने? कार्बन चेन। फिर हम लिखेंगे कार्बन चेन के बारे में, राइट। कार्बन चेन के बारे में के बाद हमें बताना पड़ेगा बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? बॉन्ड। और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। एग्जाम्पल है, अब नंबरिंग भी करनी होती है, सभी को पता है ये चीज, तो नंबरिंग का भी हम पहले ही रूल लिख लेते हैं, बाद में क्या कंफ्यूज हो। तो रूल फॉर नंबरिंग,
सबसे पहले नंबरिंग किसको देनी पड़ती है, हमें प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की। मीन्स अगर नंबरिंग शुरू करनी है हमें, अगर फंक्शनल ग्रुप में जैसे इनमें कार्बन है तो इन्हीं के कार्बन से शुरू करो, राइट। अगर इनमें कार्बन नहीं है तो बगल वाली जो कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, उससे नंबरिंग शुरू करनी है। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले नंबरिंग दो फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। अगर तीनों ही चीजें प्रेजेंट है तो कोशिश करनी है लोवेस्ट नंबरिंग आए फंक्शनल ग्रुप पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड बड़ा, भाई थर्ड नंबर पर 3 बॉन्ड का नंबर बड़ा है तो पहले प्रायोरिटी हमें ट्रिपल बॉन्ड को देनी चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है मान लो हमारे पास और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि नंबरिंग छोटी डबल बॉन्ड को मिले, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आए। क्लियर है ये चीज? फिर ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमें प्रायोरिटी देनी होती है किसको? साइड चेन को। क्लियर है ये चीज? अगर ये चारों होते हैं तो इनको प्रायोरिटी, अगर अकेला अकेला है जैसे साइड चेन है हमारी सिर्फ, तो प्रायोरिटी दो कि साइड चेन को छोटा नंबर मिले। कैसे करते हैं एग्जांपल देखते हैं। जैसे